अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं असद अब्बास बट एडवोकेट हाई कोर्ट प्रोग्राम कानून क्या कहता है के साथ हाजिर खिदमत हूँ। नाजरीन, आज जिस मौजू का हमने इंतखाब किया है, हर शहरी जो है, हर पाकिस्तानी उससे किसी न किसी स्टेज पर नंबर दजमा रहता है। उसका इंटरेक्शन टैक्स फाइलिंग से, टैक्स से मुतल्लिक जो मुश्किलात हैं उनके सलूशन से कहीं ना कहीं उसका वास्ता पड़ता है। वो सोचता है कि उसे फाइलर बनना चाहिए या फिर नॉन फाइलर रहने में ही उसका फ़ायदा है। जो लोग फाइल कर बैठते हैं उनका ऑडिट होता है, उनको किन मसाइल का सामना करना पड़ता है। इतने साल गुजर जाने के बावजूद पाकिस्तान के अंदर टैक्स कल्चर परवान क्यों नहीं चढ़ सका, इसके अंदर क्या मसाइल हैं, उनके क्या जो पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं, इन सारे पहलुओं को डिस्कस करने के लिए आज हमने जिन मेहमानों को अपने स्टूडियो में मदऊ किया है वो किसी तारुफ के मुहताज नहीं है। अपनी अपनी फील्ड के अंदर जो है वो उन्होंने बेशुमार नाम कमाया है। हमारे साथ मौजूद है फरहान शहजाद साहब, साबिक वाइस चेयरमैन पंजाब बार कौंसिल, इसके अलावा साबिक सदर भी रह चुके हैं लाहौर टैक्स बार के, और टैक्स के मुतल्लिक जो मामलात हैं उनके ऊपर काफ़ी दस्तरस रखते हैं और जो इनके अंदर मसाइल हैं उसके बारे में हमें ये आगाह करेंगे और हमारी ऑडियंस को ये भी एजुकेट करेंगे कि इनके मामले में सोल्यूशन किस तरह से हासिल किए जा सकते हैं। और साथ ही अगेन किसी तारुफ के मुहताज नहीं हैं, बेशुमार लोग इनको जानते हैं अपने सर्कल के अंदर जो टैक्स से वाबस्ता हैं। हसीबुल्लाह खान साहब ये भी जो है वो साबिक नायब सदर लाहौर टैक्स बार रहे हैं। इसके अलावा स्टैंडिंग कमेटी जो है हमारी एजुकेशन के मुतल्लिक जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स में है उसका भी ओहदे पर जो है वो बैठे हुए हैं और बेशुमार काम कर रहे हैं इस्लाह के लिए, एजुकेट करने के लिए। दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करूँगा। फरहान साहब, हमें ज्वाइन करने का बहुत शुक्रिया। आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। टैक्स कल्चर पाकिस्तान के अंदर उस तरह से नहीं बढ़ पाया। बेशुमार डिफरेंट गवर्नमेंट आई, उन्होंने अपनी अपनी इस्लाहात भी लाई, कुछ बेनिफिट्स भी, लेकिन टैक्स जो है लोग अवॉइड करते हैं। वो कहते हैं किसी तरह से टैक्स पे नेट में आना नहीं है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? बहुत शुक्रिया भट्ट साहब। आज सबसे पहले आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से मैं अपने सिटिंग लॉ मिनिस्टर आज़म नज़ीर तारड़ साहब का, एहसन बून साहब का और फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि तमाम प्रोविंशियल बार काउंसिल्स पहली मरतबा फाइनेंस एक्ट 2023 के ज़रिए वो एग्जेम्प्ट डिक्लेयर्ड की गई। तो पंजाब बार काउंसिल का ये स्टेटस हमने पहले भी किया था, बट लेटर ऑन अब हमने तमाम पंजाब की ये तमाम बार काउंसिल्स को एग्जेम्पशंस क्लेमेंट में सेकंड शेड्यूल में शामिल करवाया। उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको यहाँ पे कतई कलामी माफ, यानी कि लॉयर्स की जो इनकम है उसके ऊपर टैक्स नहीं होगा? जो बार काउंसिल्स की रिसीट्स हैं जी उनके ऊपर, जो इंडिविजुअल लॉयर है वो अपनी अपनी टैक्स रिटर्न्स फाइल करेगा, वो उस पर बाइंडिंग है। लेकिन बार काउंसिल्स क्योंकि ये स्टैट्यूटरी बॉडी थी अंडर द लीगल प्रैक्टिशनर बार काउंसिल्स एक्ट, पाकिस्तान बार काउंसिल ऑलरेडी सेकंड शेड्यूल में शामिल थी, लेकिन प्रोविंशियल बार काउंसिल पिछले 47 साल से इसमें एक लकूना था जो कि मौजूद नहीं थी। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने ड्यूरिंग वाइस चेयरमैन के टेन्योर से ये शुरू किया। तो इस साल आज़म नज़ीर तारड़ साहब की ये काविश से हम इस काबिल हुए कि हम उन तमाम बार काउंसिल्स को इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के सेकंड शेड्यूल में एग्जेम्पशंस दिलवाने में कामयाब हुए। तो इसका बेनिफिट एक आम लॉयर को किस तरह से होगा? हमारी जो इनकम पहले बार काउंसिल्स की, फॉर एग्जाम्पल अगर 1 बिलियन 2 बिलियन थी तो उसके ऊपर नॉन फाइलर के तौर पर 20% टैक्सेशन था उसकी इनकम पे। अगर आप फाइलर भी हो जाते तो 10% था। तो अब कम से कम वो उनका पैसा 1 बिलियन पे आप देखें कि 20 मिलियंस का फ़ायदा, कम से कम आपके 200 मिलियन का फ़ायदा वो एक आम इंडिविजुअल टैक्स पेयर को ही जो तमाम बेनिफिट्स हैं वो उसकी सर्विंग नीचे तक ये जाएगी। तो उसका जो आम वकील के इनरोलमेंट से पैसा बार काउंसिल्स में आया हुआ है, और पाकिस्तान बार काउंसिल्स उसकी जो अमीन है, पंजाब बार काउंसिल्स, KPK, इस्लामाबाद, बलोचिस्तान, सिंध बार काउंसिल, तो ये तमाम बार काउंसिल्स उस पैसे की अमीन अमानतदार हैं। तो उस पैसे में से कोई भी पैसा ज़ाया होना, वो चाहे गवर्नमेंट के फंड में जा रहा था, लेकिन वो अब ये पैसा ज़ाया नहीं होगा और उनकी वेलफेयर के लिए ही खर्च किया जाएगा। इसका मकसद जो है वो ये था। तो पहली मरतबा हमने 2021 में इसकी एग्जेम्पशंस हासिल की और अब हमने तमाम बार काउंसिल्स को एग्जेम्प्ट डिक्लेयर करवाया। अब आपके मेन सवाल की तरफ आते हैं कि जो पाकिस्तान में टैक्स का कल्चर परवान क्यों नहीं चढ़ सका, तो उसमें एक एलिमेंट नहीं है। सबसे पहले हम गुज़िश्ता 75 सालों में किसी भी सूरत हम अपना कोई भी एक साल भी शायद सियासी गवर्नमेंट का हम 5 साल मुकम्मल नहीं कर सके। गैर सियासी गवर्नमेंट्स आपके सामने मार्शल के जो अदवार आए तो वो अपने 10-10 साल के दौर में ऑर्डिनेंस बेस पे काम करते रहे। तो हमारे यहाँ मुत्तफ़िका तौर पे पॉलिसीज़ की कंसिस्टेंसी ना होना, सियासी गवर्नमेंट्स का सियासी जमहूरियत का परवान ना चढ़ना, और दूसरी वजह हमारे जो कारोबारी सेक्टर्स हैं
ان کو اعتماد میں نہ لینا. جب سے بھٹو صاحب نے نیشنلائز کیا اس کے بعد سے ہماری تمام انڈسٹری, تمام ہمارا جو لوکل مینوفیکچرنگ تھا وہ ایک دم کولیپس کر کے, اور ہم زیرو نہیں مائنس پہ چلے گئے. وہ سال اور آج کے 50 سال, ان 50 سالوں میں ہم صرف اور صرف اپنی جو ٹارگٹ ہے اس سے ہٹے ہیں اور پیچھے گئے. سوری. دوسری وجہ ہمارے ہاں ٹیکس کلچر پروموٹ نہ ہونا, لوگوں کو ٹیکس ایجوکیشن نہیں دی گئی. ہمارے ہاں جو ٹیکس کلیکشن کے ادارے ہیں ان میں ان نیسیسری ہرڈلز, تھریٹننگ اور لوگوں کو ایک ڈرانے کا رجحان وہ پایا جاتا ہے. اس میں وہ ایف پی آر کا ادارہ ہو, پروونشل آپ کے ایکسائز کے ادارے ہوں, لیبر کے ہوں, سوشل سیکیورٹی کے ہوں, آپ کے پروونشل جو سیلز ٹیکس کے ادارے ہوں, تو تمام میں ایک رجسٹریشن کا پروسیس سے لے کے آڈٹ کے پروسیس تک عام آدمی, عام ٹیکس گزار کے ساتھ ایک ناروا سلوک کیا جاتا ہے. اور ایک پہلو اور جو یہاں پہ ہمارے ہاں پاکستان میں, وہ 2 طرح کا ڈوئل سسٹم ہے. جو عام آدمی کے لیے کچھ اور ہے, جو کہ ایک موٹر سائیکل پہ سوار ہے, دوسری طرف ایک BMW میں سفر کرنے والا جو ٹیکس گزار ہے اس کے لیے کچھ اور رویہ یہاں پہ روا رکھا جاتا ہے. یہی رویہ ہم نے اپنی پارلیمنٹ میں دیکھا, یہی رویہ ہم نے FBR کے ٹیکس کلیکشن میں دیکھا, یہی رویہ اب انفارچونیٹلی ہماری جوڈیشری کی تقسیم نے بھی لوگوں میں یہ پروان چڑھایا. تو یہ ہماری بدقسمتی رہی کہ ہم عوام کو اس کے پیسے سے وہ مراعات نہیں دے سکے جو ٹیکس کے پیسے سے ایجوکیشن, ہیلتھ, سیکیورٹی, آپ کے بچوں کی ایجوکیشن اور آپ کو جو ایک منٹل سیکیورٹی اور پورے پاکستان میں ایک پازیٹیو امیج ہوتا ہے, ضروریات زندگی ہم ان کو پرووائڈ نہیں کر سکے. تو اس وجہ سے لوگوں میں یہ اویئرنیس نہیں آئی, یہ ٹیکس کلچر پروان نہیں چڑھ سکا. پھر ہم نے آئندہ آنے والی دنیا کے ساتھ ہم نہیں چل سکے. ہم نے اپنی امپورٹ اور ایکسپورٹس کو بیلنس نہیں کیا. ہم نے جو نئی ریسرچ تھیں وہ نہیں کی. ہم نے جو دنیا ترقی کر رہی تھی ہم اس کے ساتھ نہیں چلے. ہمارا صرف اور صرف جو فوکس رہا وہ کشکول کی طرف رہا. ہم آج بھی اس بات پہ خوش ہو رہے ہیں کہ IMF نے ہمیں $3 ارب کی کمٹمنٹ کر لی ہے. میرے نزدیک تو یہ بہت شرمندگی کی بات ہے, لیکن شاید ہمارے فائنانس منسٹر اور موجودہ گورنمنٹ کے لیے یہ بہت فخر کی بات ہے کہ پاکستان کے لیے وہ $3 ارب کے امداد کا پلان اناؤنس کر دیا گیا. یہ نہیں بتایا گیا کہ اس کے اگینسٹ ہمارے ہر ایک شہری کے گلے میں کتنے طوق اور کتنی زنجیریں ڈالی گئی ہیں. ہر بچہ فی ایک نیا پیدا ہونے والا بچہ بھی وہ 2.5 سے 3 لاکھ روپے پر پرسن کا مزید مقروض ہو جائے گا. کیا ہم نے ان 1.5 سالوں میں اپنی ریمیٹنس کی طرف توجہ دی, اپنی ٹیکس پالیسیز کی طرف دی؟ کیا ہم نے ٹیکس رجحان بڑھایا؟ کیا ہم نے آئندہ آنے والے جو چیلنجز ہیں ان سے نبر آزما ہونے کے لیے کوئی پالیسی کی؟ ہم نے صرف اور صرف پارلیمنٹ میں بیٹھ کے یک طرفہ قانون سازی کی جو میرے شاید ذاتی مقدمات کو, سیاسی مقدمات کو بینیفٹ ضرور دے سکتی ہے. ہم نے اداروں کی رائیولری کریٹ کی, ہم نے ذاتیات کی پالیٹکس کی. تو ان تمام کی وجوہات میں, ان تمام ریزنز کی وجہ سے ہم اپنا ایک ادارہ, ایک کلچر, ایک لوگوں میں اویئرنیس یہ نہیں پروموٹ کر سکے. بالکل. اور ایک آخری بات کر کے ختم کروں گا کہ لوگوں میں ان 1.5 سالوں میں ایک انسرٹینٹی کی سچویشن پیدا ہوئی کہ لوگوں نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ کیا ہمیں پاکستان میں رہنا بھی ہے یا نہیں رہنا, کیا ہم آگے کس طریقے سے چلیں گے. تو ہم سے تو خدا نہ خواستہ سری لنکا ڈیفالٹ کر کے بہتر پوزیشن میں ہے, بنگلہ دیش آزاد ہو کے بہتر پوزیشن میں ہے, انڈیا 10 گنا بڑا ملک ہو کے بہتر پوزیشن میں ہے. تو یہ ہمیں بدقسمتی سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہماری تمام پارلیمنٹ, جوڈیشری, ہماری اسٹیبلشمنٹ, ہمارا بزنس سیکٹر, ٹیکس پیئر اور ٹیکس کنسلٹنٹ یہ آپس میں آج بھی ایک جگہ پہ بیٹھیں, اپنے ذاتیات کو پیچھے رکھتے ہوئے ملک کے مفاد کو آگے لے کے آئیں. تو میرا نہیں خیال کہ ٹیکس کلچر یہ جو 3 سے 4 ملین کے درمیان ٹیکس پیئر صرف گھومتا رہتا ہے, یہ اس سے 10 گنا زیادہ ہو سکتا ہے. بالکل ٹھیک. فرحان بھائی بہت شکریہ, آپ نے جو ہے وہ الیبوریٹ کیا. میں بڑھوں گا, بات کو آگے بڑھاؤں گا. حسیب اللہ خان صاحب آپ سے جو ہے وہ بات کرنا چاہوں گا. آپ بتائیے گا کہ یہاں پہ لوگ جو ہے وہ ڈونیشن دینے میں بہت آگے نظر آتے ہیں. کوئی NGO ہو, کوئی اس طرح کا رفائی ادارہ ہو, وہ آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں. تو کیا وجہ ہے کہ وہ ایک کنجوس تو نہیں ہے ہمارا ملک اور ان کے شہری بھی, تو پھر یہ ٹیکس کے معاملے میں کیوں وہ اس طرح سے نہیں سوچتے؟ دیکھیں جی,
بہت پیاری بات کی آپ نے کہ ہمارا ملک جو ہے وہ ٹریڈیشن دینے میں بہت آگے ہے. مقصد یہ ہے کہ آپ جب تک ان کو اعتماد میں نہیں لیں گے کہ میرے ٹیکس کے پیسے سے کیا ہو رہا ہے, وہ ایک سب سے بڑا المیہ ہمارے ساتھ ہے, نمبر 1. نمبر 2, جو ہمارے ٹیکس پیئر جو لوگ ہیں ان کے ساتھ سلوک کیا ہو رہا ہے. یہ چیزیں, یہ ایک آپ نے ریٹ بڑھا دیا جی کہ فائلر ہے تو اس کا ٹیکس یہ ہے, اگر آپ نان فائلر ہے تو اس کا ٹیکس 2 گنا ہے, 3 گنا ہے, 4 گنا ہے, اور وہ بڑی خوشی سے 3 گنا 4 گنا نان فائلر رہ کے کیوں دینے کو تیار ہیں. اس بات کو کیوں نہیں کوئی غور کرتا کہ کیا وجہ ہے کہ ہم نان فائلر کے ریٹ دینے کے کو تیار ہیں لیکن فائلر بننے کو تیار نہیں. وجہ یہ ہے کہ اگر گورنمنٹ سنسیئر ہو جائے اور آج بھی اس پہ کام کرے کہ لوگوں کو فائلر کیسے کرنا ہے, لوگوں کو جو فائلر ہیں ان کو کیسے انیشیٹو دینا ہے, کیسے ان کو فائدہ دینا ہے, ان کو پتا لگے میں ٹیکس پیئر ہوں, میرا یہ مقام ہے, میری یہ عزت ہے, مجھے لائن پہ نہیں لگنا پڑے گا, مجھے کوئی ایسی CIP ایکٹیویٹی اس کو ملے گی, اس کو ایک کارڈ ملے کہ میں ٹیکس پیئر ہوں, میں نے ٹیکس پے کیا تھا, مل کی ریٹرن نہیں دی تھی میں. آپ اس کو بھی فائلر کہتے ہیں جو مل کی ریٹرن فائل کرتے ہیں. آپ فائلر ٹیکس پیئر کا ایک ڈیفینیشن دینی پڑے گی کہ جناب یہ آدمی نے میں ایک ٹیکس دیا, اس کے بدلے اس کے پاس ایک گولڈ کارڈ ہے, اس کارڈ پر بہت ساری ایسی پریولیج حاصل ہیں جو گورنمنٹ مفت میں دے سکتی ہے. کہ میں قطع کلامی معاف کے انٹرنیشنلی اس طرح کے انسینٹیو ہیں کسی ملک کے اندر جو ہے وہ سب سے زیادہ تو اس کی عزت ہوتی ہے جو ٹیکس پے کرتا ہے, اور وہ اس کو محسوس ہوتا ہے کہ میں نے ٹیکس دیا, اس کے برسز مجھے یہ ایڈوانٹیج ہے. ہمارے یہاں لوگوں کو کبھی کمپلین ایک جسٹ پیپر پہ کمپلین کرنی ہوتی ہے اور اس کو فوری طور پہ ریزالو ہو جاتی ہے. کیا یہاں نہیں ہو سکتا؟ اس کی فائل نہیں, اس کی سپیڈی فیصلے ہوں گے. اس کے بجلی کے ایشوز, ٹیکس پیئر ہے, اچھا ٹیکس دے رہا ہے, اس کا کمرشل میٹر ہے, اس کو فوری ریزالو کرو گے, اس کو پریشانی نہیں دو گے. اب یہاں دیکھیں سب سے زیادہ نیکسکو کا پرابلم یا بل اوور بلنگ یا ڈسٹربنس سب سے زیادہ بزنس مین کو ہوتی ہے. میں دیکھتا ہوں جا کے, جن سے مجھے موقع ملا ہوا ہے اور چیمبر آف کامرس انڈسٹریز میں ایز اے کنوینر لیگل ایجوکیشن, میں وہاں دیکھتا ہوں بے شمار لوگ جو بیچارے پراپرلی پے کر رہے ہیں بل. جب ہمارے ٹرانسفارمر چلتے ہیں, جب ہمارے پرابلم کیا ہے, یہ سارا مسئلہ ٹرانسفارمر کے پیسے بھی بزنس مین خود پے کر رہا ہوتا ہے, اس کے باوجود جب ان کے ساتھ ان کو کوئی کام پڑتا ہے لسکوں سے تو ان کی کوئی توجہ نہیں ہوتی. اس کو کیا محسوس ہوگا کہ میں اتنا ہائی ٹیکس بھی پے کر رہا ہوں, مجھے کہیں بینیفٹ نہیں ہے. کہیں کسی جگہ پر آپ ان کو نہ سرکاری سطح پہ بینیفٹ دیتے ہیں. بہت سارے میں نے دوستوں کو دیکھا جو سیلری پہ ٹیکس کٹوا رہے ہیں, وہ پھر بھی فائلر نہیں بنتے. حتیٰ کہ ان کو صرف اویئرنیس کی ضرورت ہے, بھائی تم بھی بنو گے. ان کو چھوٹا سا, آپ ایک نیا بزنس مین کام شروع کرتا ہے, خوبصورت سا سرٹیفکیٹ ایشو کریں, اس کی فیس لگائیں, اس کو بتائیں کہ جی آٹو وہ FBR میں رجسٹر ہو جائے. کتنے ہی کاروبار کرنے والے, کتنے BHA میں آپ چلے جائیں لاہور میں, بے شمار لوگ ہیں, اچھی اچھی کاپیاں ہیں, سب کچھ ہے, لیکن فائلر نہیں ہے. تو فائلر بنانا, انشیٹو دے کر, ان کو اچھا ماحول دے کر اور دینا کہ یہ بھی ٹیکس پیئر ہے, دیکھیں اس کو کتنے ہم سہولتیں دے رہے ہیں, کتنے ان کے مسئلے حل کر رہے ہیں. یہ نہیں کہ چند ٹیکس پیئر سے نکلوائی جاؤ سارا پیسہ. اب جتنا بھی معاملہ ہوتا ہے ان کو نیٹ کو نہیں بڑھاتے, آپ لوگ نیٹ کو بڑھاتے ہیں اس والے سے وہ مل کے ریٹرنز لے کے آ جائیں, یا وہ اسی میں شو کر دیں کہ میرے پاس بجلی کے بل میں ہی آپ ایڈجسٹمنٹس کر کے ان کو فائلر بنا دیں. نہیں, ان کو بتائیں کہ آپ اس سلیب پہ آئیں گے, اس پر ٹیکس پہ دیں گے, آپ کو یہی ایڈوانٹیج ہوں گے. آپ اس کو پتا لگے کہ میں اچھا ٹیکس پے کر رہا تھا, میرے بچے کو یہ سہولتیں ملنی شروع ہو گئی, اور بچہ جا کے پراؤڈ فیل کرتا ہے کہ جی میرے فادر کی وجہ سے مجھے انیشیٹو مل رہا ہے. تو پھر آپ دیکھیے گا انشاءاللہ آپ کو ڈیلی نظر آئے گا کہ ٹیکس نیٹ بڑھے گا. جب ٹیکس نیٹ بڑھے گا تو آپ لوگوں پر برڈن کم ہو جائے گا جن لوگوں پہ پہلے ہی برڈن ہے. بالکل ٹھیک آصف خان صاحب. میں واپس آؤں گا فرحان صاحب کی طرف. فرحان صاحب, بینیفٹ نہیں دیے جا رہے, جو عام شہری ہے اس کے لیے کوئی انسینٹیو نہیں ہے, کوئی پریولیج نہیں ہے, کیا از اٹ پاسبل فار دا گورنمنٹ کہ ہر ٹیکس پیئر کو اس طرح سے وہ بینیفٹ کر سکے اور اس کو تھوڑا سا لوکریٹو بنا سکے؟ جی بالکل, یہ ہر اس صورت میں پاسبل ہے. گورنمنٹ جب آپ کو پتہ ہے کہ پارلیمنٹ میں بیٹھی ہو اور جب وہ اپنے ریٹ قائم کرنے پہ آئے تو دین دے کین ڈو آل دا پازیٹیو, آل دی پاسبلٹیز وٹ ایور دے وانٹ ٹو ڈو. اسی طرح اگر وہ ٹیکس پیئر کو اس کا بینیفٹ دینا چاہے تو اس صورت میں ان کے لیے قطعی طور پہ یہ کوئی ناممانعت ہے, نہ ہی ان کے لیے امپاسبل ہے. لیکن یہ ان کی پرائرٹیز پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیا پرائرٹیز لے کے آئے ہیں. جو لوگ الیکشن میں
5 करोड़ से लेके 25 करोड़ 50 करोड़ 1 अरब रुपए का एक्सपेंस करके आए, तो उनकी प्रायोरिटीज़ क्या आवाम की वेलफेयर रह गई या आवाम के पैसे का प्रॉपर यूटिलाइजेशन रह गया? वो लोग पार्लियामेंट में जाने के बाद शायद इस फाइनेंस बिल को पढ़ा भी नहीं गया। ये पहली इस साल का फाइनेंस बिल था जिसको ना कोई अपोजिशन थी, जिस पे ना कोई डिस्कशन थी। इससे बड़ी बदकिस्मती क्या होगी, जिस दिन फाइनेंस बिल पर डिस्कशन हो रही थी 6 मेंबर सिर्फ और सिर्फ आपकी पार्लियामेंट में बैठे हुए थे, ना कोरम पूरा था, ना डिस्कशन थी, ना इसको नेगेटिव आया ना इसको पॉजिटिव आया। एज इट इज़ जैसे था जहां है की बुनियाद पे एक सियासी बजट के तौर पे ये लोगों को उन्होंने सोचा कि कल को हमने लोगों से वोट कैसे लेने हैं, हमने दोबारा इस पार्लियामेंट में कैसे आना है, जब उनकी प्रायोरिटीज़ ये होंगी कि 30-30 साल इस पार्लियामेंट में रहने के बावजूद कभी वो एमपी हैं, कभी वो एमएनए हैं, कभी वो काफ लीग से हैं, कभी नून से हैं, कभी पीपल्स पार्टी से हैं, कभी एमक्यूएम से हैं, अभी एक नई पार्टी आपको एस्टेब्लिश नज़र आएगी। तो किसी ना किसी पार्टी में वो रहते हुए यही चेहरे आपको गुज़िश्ता 30 से 50 सालों में नज़र आएंगे, किसी का दादा, किसी का बेटा, किसी का बाप। तो क्या इनमें से किसी ने कोशिश की कि हम ये टैक्स के पैसे के लिए डिस्कशन करें कि हम खुद सबसे पहले इसके बेनिफिशरी ना बने, हम खुद सबसे पहले इसकी एग्जाम्पल बने कि हम इसके लिए अपने आप को सरेंडर करें, अपना तमाम पैसा पाकिस्तान में लाएं, इसको इन्वेस्ट करें, यहाँ हमारी इंडस्ट्री हो, यहाँ हमारे बेनिफिट्स हों? नहीं, हमारे यहाँ तो उल्टा रवाज है। हम IMF से लोन लेके और यहाँ से पैसा मनी लॉन्ड्रिंग करके बाहर भेज रहे हैं। हमारी बदकिस्मती देखें कि दुनिया ने हमें इसलिए लोन देना भी बंद कर दिया है। हमारे वज़ीर आज़म की स्टेटमेंट देख लें, सुन के शर्म से सर झुक गया हमारा, कि वो कहते हैं कि मैं जब किसी मुल्क में सामने जाता हूं तो लोगों का ये ख्याल है कि वो दूसरा मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर मुझे देख के ये सोचता है कि ये मेरे से पैसे मांगने आया। इससे बड़ी बदकिस्मती हमारे मुल्क के लिए क्या होगी? हमने जो पैसा आवाम के टैक्सेस से इकट्ठा किया वो आवाम पे यूटिलाइज नहीं हो रहा। वो तमाम में से आधे से ज़्यादा पैसा वो हमारे लग्जरी एलीट क्लास के एक्सपेंसेस में है और इस्लामाबाद के एक्सपेंसेस में है और इस्टेब्लिशमेंट के एक्सपेंसेस पे है, और उसके बाद हमारे IMF के लोन वापस करने में है। हमारी अपनी पॉलिसी कोई नहीं है। हमने बिजनेसमैन को टोटली इग्नोर कर दिया। हमने कभी उससे ये नहीं पूछा कि आपके मसाइल क्या हैं, आपकी आने वाले सालों की ज़रूरत क्या है। ये बजट अब आप देखिएगा कि IMF ने भी एतबार करना मुनासिब नहीं समझा। उन्होंने कहा कि ना मैं पीपल्स पार्टी, ना मैं नॉन लीग, हमें PTI के साथ भी बैठना है कि कल को आप में से जिसकी गवर्नमेंट आए वो पिछली पॉलिसी को कंटिन्यू नहीं करती। सबसे पहले आने वाले क्या करते हैं, पिछले तमाम जो कंटिन्यूड प्रोजेक्ट होते हैं, पॉलिसीज़ होते हैं, उनको ज़ीरो करते हैं। तो हमें कम अज़ कम ये बाई लॉज अपने ऊपर एक इम्प्लीमेंट करने होंगे कि हम पिछली जो पॉलिसीज़ हैं उनकी कंटिन्यूटी में चलें। हम अननेसेसरी बर्डन जो है वो 3-4 मिलियन टैक्स पेयर्स पे ना डालें। हम अपने उस टैक्स कलेक्टर्स की डिपार्टमेंट की करप्शन को रोकें। आपका FBR सिर्फ और सिर्फ एक विदहोल्डिंग एजेंट बन के रह गया है, लोगों के लिए एक डरावना ख्वाब है। आप इसको समझने की ज़रूरत है इस वक्त कि जितनी टैक्स एवेजन आपके FBR और आपके ये अपीलेट फर्म्स की वजह से हो रही है, शायद उससे ज़्यादा पैसा जमा हो जाए अगर आवाम को ये यकीन हो कि हमारा पैसा डायरेक्टली FBR के अकाउंट में जा रहा है, किसी की करप्शन में, किसी रिश्वत की मद में नहीं जा रहा। तो इसलिए ये तमाम ट्रिकल डाउन पॉलिसीज़ नीचे स्टाफ से लेके ऊपर चेयरमैन तक और पार्लियामेंट के हेड प्राइम मिनिस्टर तक, इन तमाम को यहाँ पे यकजा होकर बैठना होगा, आवाम के लिए सोचना होगा। आवाम इस वक्त जो महंगाई की चक्की में पिस रही है और आइंदा आने सालों में उसे एक अनसर्टेनिटी की कैफियत से निकालना होगा। सबसे पहले तो आप उसे ये बताएं कि पाकिस्तान में क्यों रहना है, पाकिस्तान में कौन सा काम करना है। पाकिस्तान में अगर ब्लैक मनी आज तक आपने जनरेट करवा दी है, किसी भी वजह से हो गई है, तो उसको आपने आइंदा वाइट करने के लिए क्या क्या पॉलिसीज़ अडॉप्ट करनी है। आपकी जो इंटरनेशनल एक्सपोर्ट्स है वो रिड्यूस हुई हैं, तो वापस आप वहाँ पे कैसे जा सकते हैं। जो बाहर के लोग आपके इंटरनेशनल कम्युनिटी में बैठे हैं उनका एतमाद कैसे बहाल करें कि वो यहाँ पर रेमिटेंस डॉलर क्यों भेजें, जब उन्हें यही पता है कि हमारे पैसे को ही मिसयूज़ करते हुए हमारे ही खिलाफ पॉलिसीज़ बननी है और हमें वोट तक का राइट नहीं दिया जाना। तो वाई दे विल रीइंबर्स द फॉरेन रेमिटेंस इन द पाकिस्तान। और हमें इंटरनेशनल कम्युनिटी में अपना एक ट्रस्ट, अपना एक
اعتماد بحال کرنا ہے کہ ہم صرف آپ کے پاس مانگنے نہیں آ رہے, ہمیں بزنس دیں, ہمارے ساتھ ایکویلٹی پہ اپنے بزنس ریلیشن ڈیولپ کریں تاکہ ہماری عوام کو آپ اپرچونٹیز دیں. پھر ہم نے کسی بھی سیکٹرز کو, چاہے وہ آئی ٹی ہے, چاہے لوکل مینوفیکچرنگ ہے, چاہے یوٹیلیٹیز ہیں, گیس, انرجی, فیول, پیٹرولیم, آپ کا سی پیک کیوں نہ لے لیں, کوئی بھی پروجیکٹ ہم شروع کرتے ہیں تو ہم اس کو مکمل ہونے کی طرف نہیں آتے. ہم اے سے شروع کرتے ہیں, سی کی طرف جا گزرتے ہیں, بی سے شروع کرتے ہیں تو ڈی پہ جا اینڈ کرتے ہیں. صرف اور صرف ہمارا فوکس اپنے آپ کو پروموٹ کرنا, اپنی ذات کو, اپنے بزنس کو, اپنی چیزوں کی طرف لے کے چلنا ہے. ہمیں اپنی ذات کو منفی کرنا ہوگا, ملک کے مفاد کو آگے لانا. میں واپس آپ کی طرف آؤں گا. میں حسیب اللہ خان صاحب سے پوچھنا چاہوں گا, کیا کوئی ایف پی آر کے اندر ریسٹرکچرنگ کی ضرورت ہے؟ کوئی جو ڈرونا خواب کی بات کر رہے ہیں فرحان صاحب کے, جی لوگ ڈرے ہوئے ہیں, وہ آنا نہیں چاہتے نیٹ ورک میں, وہ کہتے ہیں اگر آ گئے تو ہم پھنس جائیں گے. تو کس طرح سے اس معاملے کو, اس مشکل سے نکلا جائے؟ کیونکہ اب آپ ٹیکس کلیکشن کے بغیر تو آگے نہیں بڑھ سکتا کوئی بھی ملک جو ہے, وہ آپ کو پتہ ہے ٹیکس اس کے اندر کتنا امپورٹنٹ ہے. اتنے سال گزر جانے کے باوجود کیا کوئی ایسا حربہ رہ گیا ہے جس کو آزمایا نہ گیا ہو؟ دیکھیں جی, طریقہ کار جو ہے نا, جو بھی کام کیا جاتا ہے, جب آپ نے کسی سے ریکوری کرنی ہے تو اس میں اگر تھوڑا پیار سے, تھوڑے اچھے طریقے سے اگر ان کو پتا ہو کہ پرابلم کیا ہے. ایک انڈسٹری کورونا کی وجہ سے بند رہی, اس وجہ سے کرائسس کی وجہ سے کام رہی, اس کا حجم کم ہو گیا. دیکھیں کسی انڈسٹری میں باہر سے امپورٹ بند ہو گئی, اس کی مینوفیکچرنگ کم ہو گئی, اس کو کم از کم جنرلی دیکھیں تو صحیح کہ کیا کاروبار, اس آپ نے ٹائمنگ چینج کر دی, لوگوں کا کاروبار کم ہو گئے تھے, یہ چیزوں کا کیا انسینٹیو آپ نے دیا ہے پی آر؟ انہوں نے ٹارگٹ پورا کیا, ان پر ایک ٹارگٹ دیا گیا کہ آپ نے ٹارگٹ پورا کرنا ہے. انہوں نے اپنی انعاموں کے لیے, بونسز کے لیے, اپنے ریکوریز کے اس لیے ریکوریز بڑھا دی. ایسے اسسمنٹ سنی کا بندہ دیکھ کے حیران ہو جائے جن کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا تھا. اس طرح کی جو اسسمنٹس ہوتی ہیں ان پہ چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے, کیونکہ ایک آدمی کو ڈرانا, اس کو پریشان کرنا نہیں ہونا چاہیے, بلکہ جو کام آپ نے, اس کے بعد آپ نے کیس بڑھا لیے, عدالتوں میں گئے, وہاں جا کے ریئلٹی پہ کام ہوئے, لیکن جو پہلا آپ نے کام کیا جس سے ایف پی آر کا نظر آیا کہ جی نوٹس اتنا بڑا انہوں نے بھیج دیا, یہ کریے, پھر دوسرا نان فائلر ہے وہ دیکھ کے مسکراتا ہے کہ لو جی فائلر بنے ہو تو تمہارے ساتھ یہ پریشانیاں آئی ہیں. دوسرا آدمی ڈرتا ہے, کتنے ہمارے یہاں کمرشل میٹرز ہیں, کتنے زیادہ, اور ہمارے فائلر کم کیوں؟ یہ اس کا مطلب ہے میٹر جتنے ہمارے بجلی کے میٹر کمرشل یوز میں, انڈسٹری کے یوز میں ہیں, اتنے تو لوگ کمرشل پہ کام کر رہے ہیں. آپ کے وہ کام کیوں وجہ ہے؟ یہی وجہ ہے جو آپ بتا رہے ہیں کہ ایف بی آر والے یہ ٹارگٹ پہلے وہ قصور ہوتے تھے نا, تو وہ ایک میں تاجروں کو کہتے تھے یہ ہمارا ڈیفیسٹ ہے, یہ چیز ہے آپ کریں, ان کو انکریج کرتے تھے دکانداروں کو کہ یار تم لوگوں کو یہ پورا کرنا ہے ٹارگٹ. پیار سے کام ہوتا تھا, طریقے سے کام ہوتا تھا, دیکھتے تھے وہ کہ یار یہ بیچارہ بزنس مین نہیں چل سکتا, ہم اس پر بوجھ نہ ڈالیں. لیکن اب کیا ہے, اب وہ تلوار, ننگی تلوار ہے, جس مرضی کو کاٹ دے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. طریقے سے ہمیں اس کو لے کے, نظام کو لے کے چلنا ہے. ہمیں دونوں کے رویے ٹھیک کرنے پڑیں گے. ایف بی آر کا رویہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جس کو دیکھ کے بزنس مین ڈرے, خوف نہ ہو, بلکہ کہ میرا اپنا محکمہ ہے, خوشی محسوس کرے, اور ٹیکس دیتے ہوئے اس کو خوشی ہو, یہ نہ پتا ہو کہ میں صحیح اگر لے رہا ہوں, اس کے بعد بھی ڈیمانڈ آ سکتی ہے. یہ جو کلچر ہے نا, اس کو ختم ہونا ہوگا. بالکل ٹھیک. فرحان صاحب, فائلر جو بن گیا اور نان فائلر جو ہے اس کی طرف دیکھ کے مسکراتا ہے, یہ ریالٹی بھی ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ گورنمنٹ نے کئی جگہ بینیفٹ بھی دیا کہ جو نان فائلر ہیں اس کو اتنی اماؤنٹ دینا پڑے گی. پراپرٹی کی ٹرانزیکشن کی اگر بات کر لی جائے تو اس کے اوپر جو ٹیکس ہے ہمارا ود ہولڈنگ اور دوسرا گین ٹیکس, وہ فائلر اور نان فائلر میں کافی زیادہ اس میں فرق ہے. تو اس کے علاوہ گورنمنٹ اب کیا کرے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا اقدام فردر اس پہ کرنا چاہیے؟ اسد صاحب, یہ انہوں نے کسی کو بینیفٹ نہیں دیا. معذرت کے ساتھ میں اس کو کسی اور اینگل سے دیکھتا ہوں. اپنی نالائکی کو چھپانے کے لیے انہوں نے فائلر اور نان فائلر کا کانسیپٹ انٹروڈیوس کروایا کہ آپ فائلر بن جائیں, اللہ کا واسطہ ہے, ہاتھ جوڑ کے لوگوں کو کہہ رہے ہیں. ادروائز آپ یہ 2 گنا ٹیکس دے دیں, آپ 100% دے دیں, آپ 250% ٹیکس آپ پہ لگ جائے گا. تو لوگوں نے فائلر ہونے کے لیے صرف اور صرف کیا کیا, ایک ریٹرن فائل کی, 1000 روپے کا انڈیویجول کا چلان, اے او پی کا 5000 کا, کمپنیز کا 10000 کا. تو
5,000, 10,000, 1,000 में आप यहाँ पे लाखों करोड़ों के बेनिफिट्स अवेल कर रहे हैं। तो फाइलर और नॉन फाइलर ये सिर्फ और सिर्फ डिपार्टमेंट की, महकमे की एक नालायकी है कि आज तक मैं गुज़िश्ता 20 सालों से देख रहा हूँ कि 2 मिलियन से 3 मिलियन, 3 मिलियन से 3.5 मिलियन, 24 करोड़ की आबादी में शर्मिंदगी का बाइस है कि हम 1% भी टैक्स पेयर ऑन रिकॉर्ड नहीं है और FBR उसको ला नहीं सकी, सिवाय विद होल्डिंग के, आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस के, आपके ऑडिट के नोटिस के, आपके थ्रेटनिंग वेज के अलावा, लोगों पे हार्श असेसमेंट्स के अलावा, लोगों के रिफंड स्नैच करने के अलावा आपने उनको क्या फैसिलिटेट किया है? आपके ऑफिसर उनकी फैसिलिटेशन के लिए क्या करते हैं? रिटर्न फाइल करवा देना सिर्फ कोई काम नहीं है। उनमें से आप देखें 7 से 8 लाख तो आपके वो सैलरीड टैक्स पेयर्स हैं। आपकी 15 से 50 वो कंपनीज हैं जो पूरे मुल्क का 90% टैक्स कलेक्शन दे रही हैं। तो बाकी जो आपके 3 मिलियन प्लस टैक्स पेयर हैं वो आपका 5 या 10% टैक्स कलेक्शन दे रहे हैं। तो आप उनके ही गिर्द आपका सर्कल पूरा घूम रहा है, उन्हीं को ही आप टैक्स नेट में ला के दोबारा बार बार स्क्वीज़ कर रहे हैं। तो खुदारा जो आपने हर जोन में, हर RTOs तमाम शहरों में बनाए हैं, तो उनके वर्कर्स को आपके पास जो ऑनलाइन डाटा अवेलेबिलिटी है, काइंडली उसको यूटिलाइज करने का तरीका टैक्स कंसल्टेंट से ही समझ लें, हमें बुलवा लें। बार एसोसिएशन इसमें आपको हेल्प आउट करने को तैयार है कि जितना डाटा आपके पास लोगों की ट्रैवलिंग का, लोगों की एजुकेशन का, लोगों की क्लब यूटिलाइजेशन का, लोगों की प्रॉपर्टीज़ का, लोगों की गाड़ियों का, ये तमाम मौजूद है। आप तो उनको यूटिलाइज भी नहीं कर पा रहे। आपके पास फॉरेन अकाउंट्स का डाटा मौजूद है। तो इन तमाम सोर्सेज पे नॉन फाइलर को नोटिस क्यों नहीं भेजते? आप सिर्फ और सिर्फ फाइलर को नोटिस क्यों भेजते हैं? नॉन फाइलर को टैक्स नेट में लेके आएँ तो 3, 4, 5 मिलियन नॉन फाइलर को अगर नोटिस जाएगा तो उन्हें पर एक डर ज़रूर होगा कि ऑब्वियसली हमने फाइलर होना है, तो क्यों होना है? जब ये नोटिस ही फाइलर को होना है कि आपने फ़लाँ बैंक अकाउंट नहीं डिक्लेयर किया, आपने एक्सपेंसेस नहीं डिक्लेयर किए, आपने फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं की, आपकी प्रॉपर्टी नहीं, आपकी गाड़ी नहीं, तो वो ऑब्वियसली फिर एक रिटर्न फाइल करने को गनीमत समझता है और उसके बाद वो कई सालों तक उसको फिर मजबूरन इसको बेयर करना पड़ रहा होता है। इस वक्त 19 से 23 इन 5 सालों में मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस के तहत ये बता रहा हूँ कि लोग मजबूरन, कोविड में तो एक मजबूरी थी, उसके बाद अब वो शौक से नहीं, एक बददिली से रिटर्न फाइल करने आते हैं। उनकी कोशिश होती है कि अवॉइड ही हो जाए, क्योंकि मैंने अगर एज ए नॉन फाइलर कल को जब मुझे ज़रूरत होगी तो मैं रिटर्न फाइल कर दूंगा, या मुझे ज़रूरत नहीं है तो लीव इट, और जब तक मैं एज ए नॉन फाइलर इसको अवेल कर सकूं मुझे अवेल करना चाहिए। तो आस पास के तमाम बिजनेसमैन कम्युनिटी एक दूसरे को रिकमेंड ये नहीं कर रहे होते कि आप फाइलर बने, बल्कि वो उन्हें टैक्स अवॉइडेंस के वे आउट्स और तरीके बता रहे होते हैं। तो गवर्नमेंट ने, FBR ने स्मगलिंग को क्यों नहीं रोका, मनी लॉन्ड्रिंग को क्यों नहीं रोका? आप उसके ज़रिए सिर्फ लोगों को थ्रेटनिंग वे में क्यों आए? अब एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई मनी लॉन्ड्रिंग के अगेंस्ट, तो FBR ने और FIA ने उसको टूल बना लिया लोगों को थ्रेटन करने का, कि जिसका बाहर के बैंक में कोई जेन्युइन 50, 60, 70 साल का पैसा भी पड़ा हुआ है तो वो जी ब्लैक मनी है। FIA ने उसको मनी लॉन्ड्रर बना के एक मुजरम के तौर पे पेश कर दिया कि जनाब आप एज ए मनी लॉन्ड्रर ही काम कर रहे हैं, आप आइंदा से बिजनेस कम्युनिटी में रहते हुए वो काम भी ना करें। तो जब आपके बैंक पॉलिसी, आपकी स्टेट बैंक की पॉलिसी क्लियर नहीं है, आपने इंपोर्ट्स के अगेंस्ट LCs प्रॉपरली ओपन करके उनको टाइमलाइन नहीं देनी, आपने आपके अदर कंट्रीज़ के साथ वो ट्रस्ट डेवलपमेंट नहीं है कि जिसमें वो आपको LC के लिए 365 डेज़, 180 डेज़ या 90 डेज़ का क्रेडिट आपको अलाउ करें। आपकी अंडर इनवाइसिंग आपके दूसरे ममालिक के साथ अभी तक मौजूद है। आप बॉर्डर्स पे स्मगलिंग को कंट्रोल नहीं कर सके, तो उस सूरत में आप फाइलर को ही जिम्मेदार क्यों गर्दानते हैं? आप फाइलर को टैक्स चोर कहना बंद करें। खुदारा बिजनेसमैन जो आपके पास मौजूद है इसको आगे लेके चलें। ये आपके लिए वो एक सोने की मुर्गी है जो अंडे दे रही है, तो वो अंडे खा लें। खुदारा इनको आप ज़िबा नहीं करें। आप टैक्स कंसल्टेंट पे जो बहतान लगाते हैं, टैक्स पेयर पे जो बहतान लगाते हैं, उसका तमाम के ज़िम्मेदार ये FBR, ये टैक्स कलेक्टर्स और इनके जो
मुतलका 70 से ज़्यादा डिपार्टमेंट्स हैं जो टैक्स कलेक्शन के नाम पे लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ एक बदगुमान करते हैं, मिसगाइड करते हैं, और सिवाय पाकिस्तान में वो अपने अकाउंट्स भरने के अलावा ये काम नहीं किया जाता। तो इसलिए फाइलर और नॉन फाइलर के नाम पे लोगों को गुमराह करना छोड़ दें, लोगों को मिस इंटरप्रेट करना छोड़ दें। खुदारा आप इन तमाम को रिलैक्स करें, ऑडिट की पॉलिसी से, इनडायरेक्ट टैक्सेस से, विद होल्डिंग से, इनके बिजनेस सेक्टर के साथ बैठें, आइंदा के लिए पॉलिसीज़ डेवलप करें, आइंदा के लिए रिसर्च मॉड्यूल देखें कि कौन कौन सी एक्सपोर्ट के विजन्स, कौन कौन सी एक्सपोर्ट्स आपकी मज़ीद ओपन हो सकती हैं, किन इंपोर्ट्स की पाकिस्तान में ज़रूरत है वो अलाउ करें, लोकल मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करें, यूटिलिटीज़ को पॉजिटिव करें, उनकी अवेलेबिलिटी ऑन अ सिंगल डोर स्टेप रजिस्ट्रेशन के साथ आप लोगों को अवेयरनेस दें। बाहर की दुनिया एक कंप्यूटर पे बैठ के, घर से मोबाइल की ऐप पे बैठ के सारे डिपार्टमेंट्स के साथ यकसा तौर पे एक बायोमेट्रिक, रेटिना, फेस रिकग्निशन के साथ रजिस्टर्ड हो रही है, और हम आज भी एप्लीकेशन कागज़ और कलम के साथ फिल करके टैक्स ऑफिस पहुंचो, सुबह लाइनों में लगो, CNIC के लिए नादरा के ऑफिस के बाहर लाइनें हैं, पासपोर्ट के ऑफिस के बाहर आज भी लाइनें हैं। उन कतारों के अलावा खुदारा हमें आटे की कतारों से, हमें बिल्स की कतारों से, हमें इन अजाब से छुटकारा दिलाएं। एक मोबाइल ऐप पे बैठ के तमाम लोगों को फैसिलिटेट करें। अगर आप वाकई तौर पे इस कौम के साथ सिंसियर हैं, इस मुल्क में बैठे हुए पार्लियामेंटेरियन से, इन ब्यूरोक्रेसी से, इन इदारों में जो एक आवाम को अपना गुलाम समझते हैं, उनसे मेरी आज हाथ जोड़ के गुजारिश है कि खुदारा आप इनके हाल पे रहम करें। ये भी आपके पाकिस्तान के बासी हैं। आप जो 5 लाख का तबका इन 25 करोड़ के ऊपर हुक्मरानी कर रहा है, खुदारा इनको पाकिस्तान में जीने का हक दें ताकि ये आपके लिए मज़ीद और पैसा और टैक्स अर्निंग कर सकें। बिल्कुल ठीक। फरहान भाई, मैं वापस आपकी तरफ आऊँगा। हसीबुल्लाह खान साहब, बताएं कि क्या नॉन फाइलर के ऊपर जो है वो कानून साजी मज़ीद करने की ज़रूरत है कि उसके ऊपर उसको पिनलाइज किया जाए? कोई एक ऐसी कानूनी इस्लाहात आप समझते हैं होनी चाहिए? क्योंकि उसके ऊपर तो कोई बर्डन नहीं है। अगर बंदा फाइलर नहीं बना तो सिवाय इसके कि उसको किसी ट्रांजैक्शन की जब वो ज़रूरत पड़े, और उसके अंदर भी आपको पता है कि चोर दरवाजे हैं कि वो थोड़ी देर के लिए फाइलर बन जाता है, वो उसके अंदर कुछ 1000 रुपया जैसे अभी फरहान साहब ने बताया वो अदा करता है, उसके बाद फाइलर बनता है, ट्रांजैक्शन मुकम्मल की, फिर नॉन फाइलर हो गए कई सालों तक। तो इसको किस तरह से, क्या है इसके अंदर? कोई कंसल्टेंट बैठने चाहिए, बिजनेस कम्युनिटी बैठनी चाहिए, कोई लेजिस्लेटर जो है उनको बैठना चाहिए, क्या सोल्यूशन है? क्या बिल्कुल सही फरहान साहब ने बहुत अच्छी बात की कि सबसे बड़ी बात यह कि फाइलर, जब तक नॉन फाइलर को ये नहीं पता लगेगा कि उसको बेनिफिट क्या है। देखिए, एक सिस्टम है, आपने अपने कारोबार को रजिस्टर करवाना है और उस रजिस्ट्रेशन को रिन्यू करवाना है, आपकी रिन्यूअल होनी है, और वो सर्टिफिकेट, रिन्यूअल सर्टिफिकेट अगर बन जाएगा, बिजली के बिल में मैंने जैसे कहा कि आपके कमर्शियल बिल्स हैं, आपके इंडस्ट्री के बिल्स हैं, उन बिल्स के साथ साथ आपकी रजिस्ट्रेशन, आपके बिजनेस का नाम उस पर आ जाए, उसकी रजिस्ट्रेशन आ जाए, तो आपको कितने ही रास्ते खुल जाएंगे उन बिजनेसेस को फाइलर की तरफ लाने में। आप नॉन फाइलर को कैसे ला सकते हैं? बहुत आसान तरीके हैं, अगर उसको अडॉप्ट किया जाए। जो भी कारोबार शुरू करेगा वो एक सर्टिफिकेट लेगा। देखिए जी, पुलिस दुकानें बंद कराने पहुंच गई थी, 8 बजे तमाम मार्केटें बंद होनी थी, सारी मार्केटें बंद हो रही थी, हर जगह पुलिस पहुंच चुकी थी। इनके पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोग सिर्फ खर्चा लेने आते हैं, वो खुद कहते हैं, उनको ये बताते हैं कि जी आपको कोई जरूरत नहीं है, क्या हमारी नॉलेज में नहीं है कितने कारोबार हमारे इलाके में चल रहे हैं, क्या वो सारे रजिस्टर्ड हैं, क्या वो FBR में मौजूद हैं? आप कमर्शियल बिल मीटर लगाते कब है, क्यों है? जब तक उसके पास बिजनेस सर्टिफिकेट ना हो। अभी सिर्फ कारोबार करना है, वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अप्लाई करे, चाहे वो फर्म का कर रहा है, चाहे वो प्रोप्राइटरशिप का कर रहा है। SECB में तो ऑटोमेटिकली आपका NPN आपको मिल जाता है। प्राइवेट लिमिटेड वही आदमी जाता है जिसका बड़ा बिजनेस है, लेकिन जो इंडिविजुअल्स के हैं उनको प्रोप्राइटरशिप में लाने का तरीकेकार, एक जब उनको पता लगा इतना खूबसूरत सर्टिफिकेट लगेगा, कोई आके मेरा लेबर पाले पहुंचते हैं, तमाम लोग पहुंच रहे हैं ना। अगर वहां बिजनेस रजिस्ट्रेशन के हवाले से FBR के साथ, FBR का मैं कहता हूं लफ्ज भी खत्म कर दे, ऑटो वो उसमें आ जाए, रजिस्ट्रेशन, बिजनेस रजिस्ट्रेशन में आ जाए, और उसको पता होगा जी मुझे नहीं तंग करेंगे, मैं अभी बिजनेस स्टार्ट किया है,
मुझे सर्टिफिकेट खूबसूरत सा मिला है, वो पीछे लगा, मुझे मेरा पूछेंगे भी, मेरा भी ख्याल रखेंगे। मैं अगर नॉन फाइलर हूं तो मुझसे भी मेरे फाइलर पर आने पर ये चीजें फायदे होंगे। क्या फायदे होंगे? मुझे फायदा होगा कि मुझे फौरी तौर पर, मैं तो ये कहता हूं गवर्नमेंट में बहुत सारे काम है जो मुझे, गैस मीटर मेरे घर पे नहीं लग रहा, मुझे प्रॉब्लम हो रही है, मैं फाइलर हूं, अच्छा टैक्स देता हूं, मैं प्रायोरिटी पे आ जाऊं। उसको देखें तो सही क्या क्या चीजें आपके महकमे फ्री में आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। मेरी कोई कंप्लेन है, फौरी तौर पर तक करके उसका जवाब आएगा, आपकी उसको वीआईपी तरीके से रिवील की जाएगी। और उसको पता होगा, देखें जी मैं तो लाइन के बगैर बिल जमा कराता हूं, मेरा तो जनाब ये सिस्टम है, मेरा तो नादरा के दफ्तर में वीआईपी काउंटर है, वो काउंटर लगाया जाएगा, जनाब ये बिजनेस में ये फाइलर है और इसके पास इतना, इसमें जिसने टैक्स ज्यादा दिया उसको एक ग्रेड में ले, एक क्लास में ले, उसको वीआईपी ट्रीटमेंट दिलवाएं। वो लोग कहेंगे यार मुझे एक क्लास में जाना है। जो ब्यूरोक्रेट्स को प्रिविलेज हासिल है वो आप फाइलर को प्रिविलेज दे दें, फिर देखें होता क्या है। लेकिन उनमें भी वो नहीं, जिसने सिर्फ रिटर्न, उसका भी हमारा एक मुझे इख्तलाफ है कि वो लोग जो टैक्स कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, जस्ट एक कार्रवाई कर रहे हैं उनमें, और आगे जो टैक्स पे कर रहे हैं और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं, तो उनको अलहदा कर लें। देखिए कार्ड बनवाने के लिए आ जाएंगे लोग आपके पास। मैं वापस आता हूँ फरहान भाई, मुझे ये बताएं कि एक कहा जाता है कि जो टैक्स ऑफिशियल्स हैं उनको डिस्क्रिशनरी पावर्स बहुत ज़्यादा दी गई हैं कि एक साइड के ऊपर वो 10,000 रुपये जुर्माना कर सकते हैं और दूसरी साइड पे जो है वो कहते हैं जी इतने लाख आपके ऊपर जो फाइन बनता है पर डे के हिसाब से, इस तरह की प्रोविजन हमारे लॉ में मौजूद है। तो क्या आप समझते हैं इस डिस्क्रिशन को जो दी गई हैं टैक्स डिपार्टमेंट को, उसको भी कर्टेल करके ऑटो पे लाने की ज़रूरत है? कोई इस तरह की इस्लाहात आपको जो सजेस्ट कर सकें? वो आपकी बात से ना मुझे थोड़ा सा मूड इसका लाइटर करना पड़ेगा, शायद पहले थोड़ा सा ज़्यादा जज्बाती हो गया। वह हमारे जैसे तमाम उलमा मस्जिद में बैठ के हमें और सिर्फ जहन्नम का रास्ता दिखा रहे होते हैं ना, डरा रहे होते हैं। कोई भी ये नहीं बताता कि इन पॉजिटिव रस्तों से जन्नत भी मिलनी है। तो इसी तरीके से जो FVR में तमाम मुलाजमीन बैठे हैं वो भी उस ऑर्डिनेंस में सिर्फ और सिर्फ ना पेनल्टी की, जुर्म की, FIR की और डराने वाली क्लाजेज़ और उन सेक्शंस पे ही अमल करते हैं। उसके अलावा वो ये नहीं बताते कि इस ऑर्डिनेंस से आपको ये फ़ायदा, ये चीज़ें आपकी बेनिफिशियल भी हैं। तो इसलिए पेनल्टी प्रोविजंस हमेशा एक थ्रेटनिंग वेज में ज़रूर होती हैं। ये कभी भी रेवेन्यू कलेक्शंस का मोड नहीं रही, ना ही इससे रेवेन्यू कलेक्शन होता है। 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 5 लाख, आप इससे कितना का रेवेन्यू जनरेट कर लेंगे? ये एक सोचने की बात है। आप सिर्फ और सिर्फ उसको मोटिवेशन के लिए लाएं, आप उसको टैक्स फाइलर की तरफ लाएं, आप उसको रेगुलर कंप्लायंस की तरफ लाएं। आप उसको आज तक 2001 के ऑर्डिनेंस को आए हुए 21 साल हो गए। 21 सालों में हम लोगों को अपनी टैक्स कंप्लायंस की तरफ, डॉक्यूमेंटेशन की तरफ हम नहीं ला सके कि हम आपको ये चीज़ें पॉजिटिव करनी चाहिए। तो इसलिए पेनल्टीज़ के नाम पे जो उनके पास डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को पढ़ लेते हैं कि हम इस 177 में आपको ऑडिट का नोटिस कर सकते हैं, 122 में हम आपके अमेंडमेंट्स कर सकते हैं, 161 में हम आपके विद होल्डिंग, नॉन कंप्लायंस और अदर्स में, 176 में रिकॉर्ड मांग सकते हैं, फलां इन तमाम चीज़ों के साथ। लेकिन वो ये नहीं बताते कि आपको इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ के साथ ये डबल ट्रीटीज़ में ये फ़ायदे हैं। आप यहाँ पे आएँ तो आपको AOP और कंपनीज़ और आपको इंडिविजुअल्स में क्या बेनिफिट है, क्या नुकसानात हैं। तो इसलिए उनकी डिस्क्रिशनरी पावर्स कम हैं, तो ये हालात हैं। लेकिन उन ऑफिसर्स की पहले ट्रेनिंग होती थी, एक निज़ाम था, उनके ख़िलाफ़ एक चेक एंड बैलेंस था। 3 जजमेंट्स अगर वो ख़िलाफ़ गलत करते थे तो उनका कुछ निज़ाम पूछने वाला होता था कि आया कि इनके खिलाफ प्रोसीडिंग की जाए। बिल्कुल ठीक फरहान भाई, ये ऐसा मौजू है नाजरीन जिस पे जितनी गुफ्तगू की जाए शायद उतनी ही कम है। मैं अपने दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। फरहान शहजाद साहब, साबिक वाइस चेयरमैन पंजाब बार कौंसिल, और हसीबुल्लाह खान, साबिक नायब सदर लाहौर टैक्स बार, दोनों का बहुत शुक्रिया। इन्होंने नाज़रीन हमें एजुकेट करने की कोशिश की कि हमारा जो टैक्स निज़ाम है, हमारा जो टैक्स कल्चर है वो आगे क्यों नहीं बढ़ सका, उसके अंदर क्या क्या बुनियादी मसाइल हैं और उनके पॉसिबल सोल्यूशन क्या हो सकते हैं। ये हमारी हुकूमत वक्त का काम है कि वो इन आरा से फ़ायदा उठाकर एक आम शहरी, एक आम पाकिस्तानी के लिए टैक्स के मुतल्लिक जो मामलात हैं उनका रास्ता हमवार करे ताकि अल्टीमेटली हमारे आम शहरी का फ़ायदा हो सके। नाज़रीन, किसी नए मौजू के साथ, किसी नए कानूनी या आइनी या फिर सियासी मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।